अस्सलामुअलैकुम, आदाब। स्वागत है आपका K4U न्यूज़ के संडे स्पेशल खास शो में। आज हमारे साथ बात करने के लिए बरदाहा गांव के निवासी HR मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर अबरारुल हक जी हैं, जिनसे आज हम बात करेंगे कि सऊदी अरब जाने के लिए इमिग्रेशन कैसे और कहां से करवा सकते हैं, ECNR पासपोर्ट क्या होता है और क्या कुछ समस्या होता है एक आम लोगों को सऊदी अरब जाने के लिए। स्वागत है सर आपका, और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। शुक्रिया बाबू कामरान। ये मेरे हिसाब से हमारी दूसरी मीटिंग है। इससे पहले जो है हम TIQ के प्रमोशन वाले उसमें जो है ऐड हुए थे और आपने ये मौका दिया। आपने मतलब बड़े अच्छे और बड़े काफी इंटेलेक्चुअल लोगों का इंटरव्यू लिया है अभी हाल फिलहाल में। तो मैं तो अपने आप को मतलब उस हद तक नहीं पाता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी आपने अगर मौका दिया है, मैं कोशिश करूंगा कि उसके साथ मैं जस्टिफाई करूं जो कि आपके सवालात होंगे और हमारी जो इन्फॉर्मेशन है या फिर हमारी जो स्टडी है या यहाँ पे हमारा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन है, सही इन्फॉर्मेशन है, वो हम आपको देने की कोशिश मैं करूंगा। सर, जैसा कि मैंने अभी अपने ऑडियंस से कहा कि सऊदी अरब जाने के लिए, इमिग्रेशन कराने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है, क्या कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, या एक आम लोग जिनको एक्सपीरियंस नहीं होता है वो कहाँ से और कैसे इमिग्रेशन करवा सकते हैं, और किन लोगों को इमिग्रेशन करवाना पड़ता है? देखिए, असल इंडिया में जो है जो नॉर्मल जो पासपोर्ट होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है ECR पास, ECNR पास की इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड होता है। इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड का मतलब ये है कि आपको इस लायक नहीं समझा जाता है कि आप अपनी जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, उसको पढ़ या समझ सकते हैं। तो उसके लिए प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट होते हैं, के बाद आपको परमिशन देते हैं। तो ये जो ECR पासपोर्ट का होता है, जो 10वीं से कम पास होते हैं, तो वो उनके प्रोटेक्शन के लिए ये रखा गया है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी को जबरदस्ती ECR और ECNR कर दिया गया है। अगर आपकी 10th पास है तो आपको ये समझा जाता है कि आप जो अपने कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ और समझ सकते हैं, तो कहीं भी दूसरी कंट्री में अगर आप जाते हैं तो उसमें फंसेंगे नहीं आप। लेकिन 10th से कम अगर आपकी वो एजुकेशन है तो ये समझा जाता है कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ या समझ नहीं सकते हैं, इसलिए आपको ECR में रखा जाता है। तो उसके वो जिसका ECR पासपोर्ट है वो भी बाहर कंट्री में जा सकते हैं, गल्फ कंट्री में जा सकते हैं। उनके लिए उनको POE करवाना पड़ता है, प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट से परमिशन लेना पड़ता है। वो प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट आपके जो फॉरेन कंट्री का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको देखेंगे, उसकी वैलिडिटी चेक करेंगे, उसके बाद आप परमिशन देंगे कि आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 10th की सर्टिफिकेट है तो आप ECNR पासपोर्ट, अगर ECR बना हुआ पासपोर्ट भी है तो उसको जमा करा के ECNR की स्टैंप लगवा सकते हैं। ECNR का मतलब यह है कि इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड, मतलब गवर्नमेंट ये आप समझती है कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ समझ सकते हैं, आप कहीं पर फंस नहीं सकते हैं, तो आप सीधा फ्लाई कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये है असल ECR और ECNR जो पासपोर्ट है उसका फर्क। जी सर, इसी से रिलेटेड हम दूसरी चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे देश, हमारे मुल्क भारत से बहुत सारे लेबर क्लास के जो लोग होते हैं, वर्कर, वो सऊदी अरबिया जाने के लिए या अदरवाइज जो भी कंट्री है वो जाने के लिए ख्वाब देखते हैं। उनकी तमन्ना होती है कि हम वहाँ जाएं, हमें ताकि रोज़गार मिल सके। ऐसे सूरत में बाज़ दफ़ा लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि हमारा जो वीज़ा है वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है या विजिट वीज़ा है। इन चीज़ों में वो चले जाते हैं, उन्हें बताया जाता है कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है और आप आइए, लेकिन वो उनका विजिट वीज़ा होता है, वो फंस जाते हैं। ऐसे सूरत में वो अपने आप को कैसे सावधान रख सकते हैं और कैसे वो समझ सकते हैं कि हमारा वीज़ा क्या है? वो तो जब वीजा आपका स्टैंप होता है तो उसपे मुफा की जो वेबसाइट है उसपे आपको जो मुफा नंबर दिया जाता है जो मेडिकल कराने के लिए, उस नंबर से अगर आप चेक करेंगे तो आपके पासपोर्ट को जो सबमिट किया गया है वीजा स्टैंपिंग के लिए, वो पूरा स्टेटस आपका उसमें शो होता है। और जब वीजा स्टैंप होके आपके पासपोर्ट पे आता है तो उसपे जो सऊदी अरब के पासपोर्ट के बारे में, सऊदी अरब के अलावा बाकी कंट्री में पहले पासपोर्ट पे वीजा नहीं लगता है, कंट्री के अंदर इन करने के बाद पासपोर्ट पर वीजा लगता है। तो वहां पर पेपर वीजा इशू होता है, इलेक्ट्रिक वीजा इशू होता है। दुबई हो, बहरेन, स्पॉन्सर्ड होगा, जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट वीजा होगा, कोई बच्चा है तो उसका जो है बहना होता है, जो प्रोफेशन होता है, उससे आप जो है डिसाइड कर सकते हैं कि ये वर्क वीजा है और किस तरह का वर्क वीजा है, किस प्रोफेशन में आपको ले जाया जाता है, ये क्लियर होता है उस पे। आपके अगर आपका ई वीजा है उस पर भी
और अगर आपके पासपोर्ट पे स्टैंप होता है सऊदी अरब का वीजा, तो उस पर भी लिखा हुआ रहता है। अब उसमें आपको फर्क वो ये होता है कि सऊदी अरब में जनरली क्या होता है कि जो जॉब है उससे रिलेटेड अगर कंपनी के पास वीजा नहीं होता है, तो वो दूसरे किसी वीजे पे जो कि आपकी एजुकेशन को सपोर्ट करते हुए स्टैंप हो जाए या जिसमें डिग्री की जरूरत नहीं पड़े, वैसा वीजा स्टैंप करवा के बुलवा लेते हैं। जनरली जो लो कैटेगरी वीजा होता है, अनस्किल्ड वीजा जो होता है, वो प्रोफेशन होते हैं, उसमें जो है डिग्री की जरूरत नहीं होती है, तो उस प्रोफेशन पे कंपनीज जो है बुला लेती है, बाद में यहाँ पर जो है प्रोफेशन चेंज करवा देती है। तो कई बार उससे भी आदमी को घबराना नहीं चाहिए। आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को देखिए, जो कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया है कंपनी के साथ, उसमें आपके क्या टर्म एंड कंडीशन आपके साथ उसने रखा है, वो टर्म एंड कंडीशन अगर आप अग्री करते हैं तब आप सेफ हैं, कोई मसला नहीं है। इसमें सर दूसरी सूरत ये भी हो जाती है कि बाज़ दफ़ा हमें ये भी सुनने को मिला है या हम जानते हैं कि लोगों को फॉर एग्जांपल किसी भी काम के लिए बुलाया जाता है कि आप इस काम में आएंगे, लेकिन वहाँ जाकर उनका काम बदल दिया जाता है या फिर चेंज हो जाता है, वो फंस जाते हैं। तो जो लोग फंस जाते हैं वो वापस रिटर्न भारत आने के लिए उनको क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, उसके लिए अभी तो बहुत इजी हो गया है मामला, लेकिन जैसे जैसे ये इंफॉर्मेशन जो है ना इसमें लोगों में जितना ज्यादा एस्केलेट हो रही है, जितनी ज्यादा जो है बढ़ रही है, तो जो रेट ऑफ वो जो डिले है रिजल्ट का, वो जो है होता है। एक्चुअली ऑनलाइन आप जो है अपना कंप्लेंट जो है इस पे लेबर ऑफिस में कर सकते हैं। यहाँ पर ये सिस्टम है कि आपकी कोई भी कंप्लेन है तो आप ऑनलाइन लेबर ऑफिस में कंप्लेंट कर सकते हैं, और लेबर ऑफिस जो है सबसे पहले एक फ्रेंडली सेटलमेंट का ऑप्शन देती है। दोनों को एक मैसेज भेजती है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों को, कि फ्रेंडली सेटलमेंट आप कर सकते हैं तो बाहर में आप कर लीजिए। उसके बाद लेबर ऑफिस दोनों को नोटिस भेजती है, एक डेट देती है, उस डेट पे दोनों को प्रेजेंट होना होता है। अगर कोई भी पार्टी उसमें प्रेजेंट नहीं होता तो सेकंड डेट देती है। सेकंड डेट में भी अगर प्रेजेंट नहीं हुआ एम्प्लॉयर, तो तीसरी डेट पे उसको वो कर दिया जाता है कि जो भी क्लेम इसका है, अगर जेन्यून है, एम्प्लॉय का क्लेम जेन्यून है, तो वर्डिक्ट उसके फेवर में दिया जाता है और फिर उसको उसके हिसाब से जो भी उस बनता है वो गवर्नमेंट इशू करती है लेटर कि आपको पे करना है। तो वैसी कंडीशन में हो जाता है। लेकिन असल सारी गल्फ कंट्रीज में जो लॉ है, जो लेबर लॉ बनाया गया है, वो है एम्प्लॉयर ओरिएंटेड लेबर लॉ बनाया गया। जैसे अपने लोग के यहाँ चूंकि सोशल वो ज्यादा है, या फिर आप ये कह लें कि पहले जो है यूनियन वगैरह ज्यादा थी, जिसकी वजह से जो लेबर लॉज इंडिया में बने हैं वो एम्प्लॉय ओरिएंटेड बने हैं, उसमें सेफ गार्ड एम्प्लॉय का ज्यादा किया जाता है। यहाँ पर जो लॉज हैं उसमें सेफ गार्ड जो है एम्प्लॉयर का ज्यादा किया जाता है। तो इसीलिए कई बार जो है दिक्कत होती है एम्प्लॉयज को। लेकिन अब जो सिस्टम हो गया है उसमें आसानी है, लेकिन लोगों के पास चूंकि इंफॉर्मेशन नहीं रहती है तो इसलिए वो कहते हैं कि हम फंस गए हैं या कुछ भी हो गया है। बड़ा इजी है आजकल। और अब तो सिस्टम ये है कि अगर आपने वो कीवा या अबशिर लॉग लिया हुआ है तो आप का एम्प्लॉयर अगर आपको ज्यादा परेशान करता है तो आप खुद से भी एक रिक्वेस्ट डाल सकते हैं अपने एग्जिट के लिए या अपनी एग्जिट री एंट्री के लिए, और उसको अगर एम्प्लॉयर आपका अप्रूव नहीं करता है 7 डेज में, तो वो ऑटोमेटिकली आप खुद से एग्जिट री एंट्री या अपना एग्जिट लगा सकते हैं और आप कंट्री से बाहर जा सकते हैं। क्योंकि अब सिस्टम ये है कि आपका पासपोर्ट एम्प्लॉयर के पास नहीं रहता है। ये पेनाल्टी है उस पर कि अगर कोई एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय का पासपोर्ट अपने साथ रखता है तो गवर्नमेंट उस पर पेनाल्टी लगाती है। तो इसलिए अभी एम्प्लॉय का पासपोर्ट एम्प्लॉय के पास होता है सऊदी अरब में, तो सिर्फ आपको एग्जिट री एंट्री या री एंट्री वीजा जो होता है वो आपको, या फाइनल एग्जिट वीजा जो है आपको इश्यू हो गया तो आप जो ट्रेवल कर सकते हैं, कभी फंस नहीं सकते इस तरह से। बाकी एम्बेसी से भी हेल्प ले सकते हैं। एम्बेसी उतना हेल्प नहीं करती है, जो अपनी एशियन एम्बेसीज है वो उतना हेल्पफुल नहीं है, उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी की यूरोपियन एम्बेसीज या दूसरी एम्बेसीज जो है। इवन बांग्लादेशी एम्बेसी जो है ज्यादा स्ट्रांग है इंडिया और पाकिस्तान की जो एम्बेसी है उससे। सर चूंकि आप एज ए HR मैनेजर हैं, काफ़ी सारे लोगों का आपने इंटरव्यू लिया होगा। सर मुझे आप ये बताइए कि जब आप इंटरव्यू ले रहे होते हैं किसी एम्प्लॉय का, तो क्या कुछ देखते हैं उसमें कि क्या क्वालिटी होना चाहिए, कैसे लोगों को आप पिकअप करते हैं? और जो भी ऑफिस होती है कि यहाँ से एम्प्लॉयमेंट अप्लाई करें और उन्हें जॉब प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन अभी सर वो एजेंट का जो मसला आता है, तो कंपनी फिर एजेंट को क्यों वीज़ा प्रोवाइड करती है? डायरेक्ट ऑफिस क्यों नहीं उनको मतलब वीज़ा देती है कि आप बाहर जाए? देखिए, उसमें कंपनी अपना सेफ गार्ड असल जो है बनाती है।
सेफगार्ड ये होता है कि एजेंट क्या करते हैं कि उसका जो भी कैंडिडेट है उसका पासपोर्ट जमा करवा लेते हैं। तो वैसी कंडीशन में ये होता है कि जब वीजा स्टैंप हो जाता है तो मैंडेटरी होता है कि बंदा ट्रेवल करे। अगर उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो क्या होता है, कई बार अगर जो कैंडिडेट है उसके हाथ में ही सारी चीज दे दी जाए तो वो कई बार क्या होता है कि वीजा होने के बाद बंदा ट्रेवल नहीं करे तो आपका वीजा जो है बर्बाद हो गया, या तो फिर वीजा कैंसिलेशन करके नया वीजा इशू कराना एक बहुत हैक्टिक टास्क है यहाँ पर। तो इस वजह से किसी न किसी एजेंट का हेल्प लेते हैं। एक चीज ये होती है। दूसरा ये है कि इंडिया में, पाकिस्तान में या अपने एशियन कंट्रीज में वो कहीं पर भी आपको रिक्रूटमेंट करने से पहले आपको पीओई लेना पड़ता है, प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट का परमिशन लेना पड़ता है कि हम यहाँ पे कर रहे हैं रिक्रूटमेंट। तो उसके लिए आपको एक एजेंट की जरूरत होती है जो ऑथराइज्ड हो वीजा स्टैंपिंग के लिए या वीजा की प्रोसेसिंग के लिए। वीजा स्टैंपिंग का चक्कर तो सिर्फ सऊदी अरब में है, बाकी सारी कंट्रीज में वीजा की प्रोसेसिंग होती है। जैसे कि वीजा, पेपर वीजा इशू होता है, पासपोर्ट के साथ लगा के आप जो है आ सकते हैं, वो एक ट्रेवल डॉक्यूमेंट की तरह जो है यूज कर सकते हैं। तो दूसरी कंट्रीज में कोई मसला नहीं है, अगर हम एजेंट नहीं भी हायर करें तो भी जो है इजिली जो है ये प्रोसेस हो जाता है। लेकिन चूंकि लोअर कैडर स्टाफ हायर करने के टाइम पर बड़ा मसला होता है कि उसको टिकट इशू करना है, उसके लिए अगर ईसीआर पासपोर्ट है तो उसको पीओई करवाना है, ये सारी चीजें वो कर नहीं सकता है। और फिर मेडिकल करवाना है, कहाँ पे करवाना है, नहीं करवाना है, ये सारी चीजें हैं। तो इसीलिए ये एजेंट को रखते हैं। एक वजह ये होती है। दूसरी वजह ये होती है कि जब इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू के लिए हमें जगह की जरूरत होती है, या तो वो एजेंट प्रोवाइड करता है वो जगह, या फिर हम लोग होटल बुक करते हैं, तो उसके लिए भी परमिशन लेना होता है। तो वो परमिशन वो एजेंट लेके रखता है। तो ये जो रिक्वायरमेंट होती है वो जरूरत होती है वहां पे मोबिलाइज करने के लिए लोगों को। जैसे कि हमको अगर बंदे चाहिए तो अगर 10 बंदे चाहिए तो हम 100 लोगों का इंटरव्यू करेंगे, तब हम उसमें से 10 अच्छे बंदे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए उनको मोबिलाइज जो है वही करेंगे, कोई एक जगह होगी जहां पर इंटरव्यू करेंगे। तो ये होता है। उसमें फिर कंपनीज दो तरह से रिक्रूटमेंट करती है। कुछ कंपनीज क्या होती है कि जो लोअर कैडर वीजा होता है वो पूरा का पूरा एजेंट को दे देती है। अब वो एजेंट जैसा भी रिक्रूटमेंट करे और उसको भेजे, वो एक कंडीशन अलग होती है। उसमें एजेंट क्या होता है, वीजा को बेचते हैं, मतलब सारे प्रोसेसिंग चार्जेस सब कुछ जो है वो कैंडिडेट से लेते हैं। और कुछ कंपनियां जैसे हम लोग जो करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसिंग जो है उसको देते हैं, एजेंट को देते हैं। बाकी सारा रिक्रूटमेंट, इंटरव्यू, ये सारी चीजें, सिलेक्शन हम लोग खुद करते हैं, कम्युनिकेशन भी कैंडिडेट से खुद करते हैं। सिर्फ प्रोसेसिंग चार्ज जो है उसको एजेंट को हम लोग पे करते हैं। बाकी सारी चीजें हम लोग कैंडिडेट को डायरेक्टली देते हैं। टिकट उसको हम खुद देते हैं, उसके बाद उनके आने जाने का या फिर जो भी खर्च होता है वो हम लोग खुद पे करते हैं। प्रोसेसिंग चार्ज भी एजेंट को हम लोग पे करते हैं, वो कैंडिडेट से लेने के लिए मना करते हैं। सिर्फ और सिर्फ कई बार जो पीओई करवाना होता है, ये करवाना होता है, या अटेस्टेशन करवाना होता है डीपी वगैरह, उसका खर्च जो है, या मेडिकल करवाना होता है, उसका खर्च जो है कैंडिडेट को खुद बेयर करना पड़ता है। तो ये 2-3 तरह से जो है रिक्रूटमेंट होता है। इसीलिए एजेंट की जरूरत पड़ती है कई बार कि ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, ये सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो एक जगह पे हमारे सॉल्व हो जाए। जैसे हम अगर मास रिक्रूटमेंट करते हैं, मान लिया 100 लोगों का रिक्रूटमेंट करते हैं, तो हमें अलग अलग सबको कॉन्ट्रैक्ट भेजना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें एजेंट बहाल किया हुआ है, एजेंट ऑथराइज एजेंट है हमारा, तो हम पूरा 100 कॉन्ट्रैक्ट एक एजेंट को भेज दिए, वो अपने ऑफिस में बुला के सबसे जो है साइन करवा लेता है। कई बार हमें एफिडेविट साइन करवाने होते हैं, तो वो एफिडेविट भी जो है वो एजेंट अपने नाम से, अपनी एजेंसी के नाम से साइन करवा लेता है। तो ये आसानियां होती है इस वजह से। अदरवाइज सऊदी अरब छोड़ के बाकी किसी भी कंट्री के लिए अगर एजेंट हम बहाल नहीं भी करें, ऑथराइज एजेंट ना भी हो, तो हम जो है वीजा मतलब रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हैं। ओके सर, फाइनली हम आपसे ये एक सजेशन लेना चाहेंगे। फिलहाल मौजूदा हालात में स्टूडेंट के साथ साथ जो भी वर्कर हैं जो काम करना चाहते हैं, उनको किस फील्ड में जाना चाहिए ताकि उनको जॉब मिल सके या नौकरी मिल सके? देखिए, हर कंट्री में, जो गल्फ की जितनी भी कंट्री है उसमें लोकलाइजेशन ज्यादा हो रहा है। लोकलाइजेशन जो है ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब या सॉफ्ट स्किल जॉब जो है, या फिर जिसमें जो मैनेजरियल जॉब है, हायर पोजीशन की जॉब है, स्ट्रेटेजिक जॉब है, ये सब में ज्यादा हो रही है। लेकिन जो स्किल्ड जॉब है, जो टेक्निकल जॉब है, इन सब में जो है ना लोकलाइजेशन, चाहे सऊदीजाइजेशन हो, चाहे एमिरेटाइजेशन हो, चाहे बर्नाइजेशन हो, मनाइजेशन हो, ये सब जो है, और ये फिगर बढ़ता चला जाता है। जैसे सऊदी अरब में पहले
20% था, 15% था, कई सेक्टर में 5% था। वो बढ़ते 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 अब जो है कई सेक्टर में 40% है, कई सेक्टर में 100% है। और अब तो कैटेगरी वाइज जो है सऊदीयाइजेशन हो रहा है कि इस कैटेगरी में भी इतना चाहिए, इस कैटेगरी में भी इतना चाहिए। तो ये सारी चीजें। दूसरा ये है कि टेक्निकल एक्सपर्टीज, जो प्रिसीजन वाली टेक्निकल एक्सपर्टीज है, उसमें जॉब हमेशा रहती है। आप जितना भी जॉब एडवर्टीजमेंट देखेंगे, ज्यादातर उसमें टेक्निकल जॉब होती है, चाहे वो लोअर टेक्निकल हो चाहे हायर टेक्निकल हो। टेक्निकल जॉब्स के लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा स्कोप है, बहुत ज्यादा वीजा इशू होता है, बहुत ज्यादा ये है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप की जॉब हो या फिर जो मैनेजरियल जॉब हो या हायर पोजीशन की स्ट्रेटेजिक जॉब हो, उसमें जो है एक तो वैसे भी वो श्रिंक हो जाता है ना, जैसे जैसे ऊपर की जॉब पे आएंगे जो नंबर ऑफ जो मैन पावर है वो कम होता चला जाता है, तो वो कम होती चली जाती है। तो इसीलिए जो मास लेवल पे यहाँ पे रिक्रूटमेंट होता है वो होता है लोअर कैडर जॉब का, जो सेमी स्किल्ड या फिर थोड़ी सी जो टेक्निकल एक्सपर्टीज है या फिर हायर टेक्निकल एक्सपर्टीज जो यहाँ पर चाहिए होती है, उस तरह की जॉब्स है उसमें ज्यादा होता है। ओके सर, शुक्रिया सर। एक चीज़ चाहेंगे कि चंद बातें आप अपने बारे में बता दें कि आप अभी किस कंपनी में एचआर मैनेजर हैं और क्या कुछ आपके स्टडीज़ है। मेरी जो बेसिक एजुकेशन है वो नजरा मिडिल स्कूल से ही हुई थी, और नजरा से ही फिर जो पैटर्न था उस जमाने में, नजरा से बसैठा, और बसैठा से होते हुए फिर हमने जो है इंटरमीडिएट सीएम साइंस कॉलेज दरभंगा से किया। फिर ग्रेजुएशन हमने जो है बिहार यूनिवर्सिटी से करने के बाद मास्टर्स जो है एमबीए हमने अलीगढ़ से किया। फिर इंडिया में ही हमने जो है दो कंपनियों में, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में चंद दिन हमने जो है जॉब किए। उसके बाद जो है बड़ी फ्रेट कंपनी नीदरलैंड बेस्ड है टीएनटी, जो अब मर्ज हो गई है फेडेक्स के साथ, उसके साथ मैं 1 साल रहा, और उसके बाद मैं सऊदी अरब आ गया। पिछले 14-15 सालों से मैं सऊदी अरब में हूँ। यहाँ पर एक बड़ा ग्रुप है साले अब्दुल अजीज अब्बासन करके, उसमें मैं एचआर मैनेजर की पोजीशन पे अब यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, जिसमें मैं मतलब हमारी कुछ सब्सिडियरीज जो है दुबई में भी है, कुछ बहरीन में भी है, और यहाँ पर पूरे किंगडम में है। तो उसके लिए रिक्रूटमेंट से लेकर जितनी भी बाकी एचआर की जो एक्टिविटीज होती है उस सब को मैं हेड करता हूँ।